तो देखिए दोस्तों, चर्चा करें आज अपन क्षेत्रमिति की। सभी साथी लोगों की कमेंट भी देख लेता हूं। अनीता कशवा जी, आपको भी नमस्कार। क्लास चलने लगी है, ठीक है। बाबा साहिब के जन्मोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं सर। आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं। पूजा सैनी जी भी जुड़ चुके हैं। गुड्डू जी वेरी गुड इवनिंग। अनीता कशवा जी स्टार्ट हो गई है। शिवम कुमार शर्मा जी नमस्कार आपको भी। तो सभी साथी एक बार कमेंट करके बता दें कि अच्छे तरीके से आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है और बढ़िया तरीके से आपको वीडियो भी दिखाई दे रहा होगा। तो आप मेरे को एक बार कमेंट करके बता दें ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हाँ अच्छे तरीके से आपके पास आवाज़ आ रही है। तो एक बार कमेंट करके बताएं सभी साथी कि सही तरीके से आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है और आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना जो सेशन रहने वाला है, जो स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेवल फर्स्ट एवं लेवल सेकंड दोनों के लिए क्षेत्रमिति का जो पार्ट रहने वाला है वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार बताइएगा साथियों कमेंट करके कि अच्छे तरीके से आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है और आपको भी वीडियो सही तरीके से दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल सही तरीके से सभी साथी लोगों को सही दिखाई दे रहा है। और साथियों अपन स्टार्ट करते हैं क्षेत्रमिति। आइए साथियों, ज्योति कुमारी मेहरा जी आपको भी नमस्कार। रिंकू जी आपको भी नमस्कार। मोनिका सोलंकी जी आपको भी नमस्कार। तो आइए साथियों, आज के इस सेशन में अपन चर्चा करते हैं क्षेत्रमिति की, मेंसुरेशन की चर्चा करते हैं। क्षेत्रमिति की चर्चा करते हैं साथियों। क्षेत्रमिति की चर्चा करते हैं, मेंसुरेशन की चर्चा करते हैं। तो देखिए साथियों, क्षेत्रमिति का जो टॉपिक है, यानी इसके अंदर अपन क्षेत्रफल एवं परिमाप संबंधी क्वेश्चन करने वाले हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं लॉर्ड जी आपको भी नमस्कार। मोनिका सोलंकी जी आपको भी नमस्कार। रमेश पूनिया जी आपको भी वेरी गुड इवनिंग। यूनिक रोहित मोर्दा जी आपको भी नमस्कार। और क्षेत्रमिति जो टॉपिक है ये आपके लेवल फर्स्ट एवं लेवल सेकंड दोनों में है। लेवल फर्स्ट एवं लेवल सेकंड दोनों में है। और अपन ने अंकगणित के कुछ टॉपिक भी इससे पहले किए हैं। और आज का जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो क्या है तो साथियों, क्षेत्रमिति है। क्या है साथियों? क्षेत्रमिति है। धर्मेंद्र जानी जी वेरी गुड इवनिंग। रमेश पूनिया जी आपको भी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी साथी लोगों को नमस्कार। सवेता चौधरी जी आपको भी नमस्कार। तो देखिए साथियों, बात करें कि क्षेत्रमिति के अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर सर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और सीक्वेंस वाइज मैं बता देता हूं कि इस तरीके से इस सीक्वेंस के अंदर अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जो इसके अंदर अपना पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा साथियों वर्ग। स्क्वायर रहेगा। इसके बाद साथियों अपन चर्चा करेंगे आयत की, रेक्टेंगल की चर्चा करेंगे। और इसके बाद साथियों अपन बात करेंगे त्रिभुज की। हंसा स्वामी जी आपको साइंस की बुक लास्ट में बताएंगे। अनिल शर्मा जी आपको भी नमस्कार। सभी साथी लोगों को नमस्कार। पहले वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे क्षेत्रमिति के अंदर, और बाद में बात करेंगे आयत की, और बाद में साथियों चर्चा करेंगे अपन त्रिभुज की चर्चा करेंगे, और बाद में अपन चर्चा करने वाले हैं चतुर्भुज की चर्चा करने वाले हैं, और बाद में अपन चर्चा करने वाले हैं वर्ग की और चतुर्भुज, और अपन समषटभुज की भी चर्चा करेंगे। समषटभुज की भी चर्चा करने वाले हैं। तो ये अपने पॉइंट बिंदु रहने वाले हैं और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बड़ा पार्ट है ये। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत शानदार तरीके के यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही गजब के क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों क्षेत्रमिति के अंदर अपन वर्ग, फिर आयत, फिर त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, और फिर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, फिर वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, और फिर समषटभुज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए साथियों, इसके अंदर क्षेत्रमिति के अंदर क्या है, अपन दो चीजों की बात करते हैं, दो चीजों की मोस्टली बात करते हैं। एक तो क्षेत्रफल की बात करते हैं और एक परिमाप की बात करते हैं, एक परिमाप की। इसके अलावा जैसे विकर्णों की भी बात करते हैं, डायगोनल की भी चर्चा करते हैं। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल होता क्या है? सतीश कुमार जी वेरी गुड इवनिंग। श्वेता चौधरी राजस्थान जीके के लिए कोई बताओ बुक। हाँ बताएंगे श्वेता चौधरी जी। पहले अपन ये टॉपिक अपना स्टार्ट कर लेते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। देखिए बात करते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। जब कोई आकृति होती है, जब कोई आपकी एक आकृति होती है, उनकी भुजाओं से जो एक तल या क्षेत्र घिरा होता है, एक तल या फिर क्षेत्र घिरा हुआ होता है, तल या क्षेत्र घिरा हुआ होता है, उस तल या क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है साथियों? क्षेत्रफल कहा जाता है। उस आकृति का क्षेत्रफल कहा जाता है। यानी किसी आकृति की यदि मैं डेफिनेशन लिखूं तो किसी आकृति की भुजाओं से घिरे हुए उस तल या क्षेत्र को
उस आकृति का क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल कहा जाता है। उस आकृति का क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल। अंजलि मेघवंशी जी नमस्कार, रविंद्र मेड़तिया जी आपको भी नमस्कार। देखिए साथियों, अपन ने देखा कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है किसी आकृति की जो भुजाएं होती हैं, उस आकृति की भुजाओं से जो आपका एक तल या क्षेत्र घेरा जाता है। जैसे मैं वर्ग की बात करता हूं, तो इस वर्ग की भुजाओं ने क्या किया साथियों कि इस तल को इस तरीके से, ये जो तल घेरा हुआ है, ये जो तल घेरा हुआ है इस तरीके से, ये इसका बताओ क्या है साथियों? यानी ये जो आपको इनकी भुजाएं दिखाई दे रही हैं, इस वर्ग की ये भुजाएं हो गई। इन भुजाओं के द्वारा ये जो सारा का सारा अंदर का सारा क्या है, जो तल या क्षेत्र घिरा हुआ है, यही बताओ उस आकृति का क्या होता है साथियों? क्षेत्रफल होता है। यही उस आकृति का क्या होता है साथियों? क्षेत्रफल होता है। अब देखिए साथियों, परिमाप की बात करें तो देखिए, परिमाप से यानी इस नाम से ही स्पष्ट होगा कि माप का अर्थ क्या होता है साथियों? मापना। माप का अर्थ क्या होता है? मापना होता है। और इस परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। इस परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। चारों ओर। इस परि का अर्थ चारों ओर। ये परि है ना, ये परि, ध्यान रखना ये परि छोटी वाली है। इसके अंदर जो मात्रा दी गई है ये छोटी मात्रा है। आपने यदि हिंदी के अंदर या संस्कृत के अंदर उपसर्ग पढ़े होंगे, उपसर्ग के यानी आपको पता होगा कि उपसर्ग होते हैं, वो 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के अंदर। तो वहां पे उपसर्गों की चर्चा करते हैं। तो जैसे आ, अ, उप, अप, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वी, निर, निस, दुर, दुस, प्र, प्रा, प्रति, परि। तो वो परि ये है, 22 उपसर्गों में से ये एक उपसर्ग है, ठीक है। और इसके अंदर मात्रा क्या है? छोटी। इस परि का अर्थ क्या होता है साथियों? चारों ओर। ये वो नहीं है कि पापा की परि, ठीक है। यानी इस री के अंदर क्या है? परि है। ये इस परि का अर्थ है छोटा। वो परि का अर्थ क्या है? चारों ओर है, यानी चारों ओर। तो बताओ, चारों ओर मापना, यानी चारों ओर का माप। परिमाप का अर्थ क्या होता है? चारों ओर का माप। चारों ओर का माप। चारों ओर का माप। इससे क्या होगा साथियों कि कोई भी आकृति है, उस आकृति का आपको परिमाप रटने की, याद करने की, इस तरीके की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। क्यों नहीं है? एक एग्जाम्पल के आधार पे बताता हूं मैं। देखिए, एक एग्जाम्पल लेता हूं कि आपको ये पता है साथियों कि जैसे आपने मान लीजिए, हो सकता है आपने रटे लगा लिए होंगे। जैसे ये वर्ग स्क्वायर है अपना ABCD, ये आपको वर्ग दिया गया है। मैंने कहा इसका परिमाप बताओ। तो जब आप इसका परिमाप बताते हैं, तो आप ये कहते हैं सर 4 इंटू भुजा होता है। क्या बताते हैं? 4 इंटू भुजा होता है। आपने कैसे निकाला साथियों? यानी परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर का माप। इसका मतलब 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा और 4 भुजा। तो इसीलिए इसको क्या लिख दे? 4 इंटू भुजा। तो इस तरीके से रटने की आवश्यकता नहीं है कि परिमाप होता है वो आपका 4 इंटू भुजा होता है। इस तरीके में किसी भी प्रकार से आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि परिमाप होता है यानी वो 4 इंटू भुजा होता है। आप तो इस तरीके से ध्यान में रखें कि परिमाप की जब बात आती है तो परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर का माप। चारों ओर का माप होता है साथियों। सर आप तो ज्ञानी हो, सब विषय आते हैं। अच्छा, अरे कोई बात नहीं मैंगलोर जी। तो यानी परिमाप का अर्थ क्या हो गया साथियों? चारों ओर का माप। चारों ओर का माप हो गया। मैं साथ साथ में आपके कमेंट भी पढ़ रहा हूं। तो अब यदि बात करते हैं कि आयत के परिमाप की बात करो, एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि आयत के परिमाप की बात करो। जैसे ये एल हो गई, लंबाई हो गई एल एल, ये चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आयत यानी रेक्टेंगल की बात करता हूं। आप इसके परिमाप को किस तरीके से, इस तरीके से रटे नहीं लगाएं कि आयत का परिमाप होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। नहीं, इस तरीके से किसी भी प्रकार से आपको रटे लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक लंबाई और एक लंबाई, यानी ये दोनों लंबाई है। तो बताओ L प्लस एल क्या हो गया? 2L हो गया। और एक ये बी और एक ये बी, यानी दोनों की चौड़ाई क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आपको पता है। तो b प्लस बी बराबर क्या हो गया साथियों? 2b। तो अब 2L प्लस 2b को जब जोड़ते हैं तो ये लीजिए साहब 2L प्लस 2b। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 कॉमन ले लिया, L प्लस b। तो इसी तरीके से इसको बना दिया। तो परिमाप किसी भी प्रकार से आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे साथी लाइव जुड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों के बाद अपन इस लाइव मुहिम में आमने सामने रूबरू हो रहे हैं। तो देखिए, यानी परिमाप है वो किसी भी प्रकार से आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे दोस्तों अपन चर्चा करते हैं, एक एक पॉइंट वाइज अपन चलेंगे। पहले अपन इसी क्रम में रखते हैं वर्ग। द जांगिड फैमिली जी आपको भी नमस्कार। धर्मेंद्र सिंह जी राधे राधे। अच्छा, अनिता कश्यप जी पापा की परी बता रहे हैं। देखिए साहब, आगे बढ़ते हैं। इस परी के अंदर क्या है? मात्रा बड़ी है, ठीक है। अब देखो,
अब आगे बात करते हैं साथियों, वर्ग की बात करते हैं। अपन पहला बिंदु लेते हैं, इसके अंदर वर्ग, वर्ग पहला पॉइंट लेते हैं, इसके अंदर वर्ग। क्षेत्रमिति के अंदर ध्यान रखना, अपना पहला पॉइंट क्या है, वर्ग है साथियों। जो पहले सर्वप्रथम जिस आकृति का अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, उसके अंदर अपना पहला बिंदु क्या है, वर्ग है। ठीक है, और वर्ग की बात करते हैं, यानी स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग की परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए। बाद में वर्ग के विकर्ण की बात, विकर्ण क्या होता है और विकर्ण का मान क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। और बाद में आपको इस तरीके से, यानी वर्ग संबंधी जितने भी अपने सारे के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, सारे के सारे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले तो साथियों अपन वर्ग का बेसिक, ठीक है, जितने भी अपन सूत्र हैं वो भी बता देता हूँ, और परिमाप किस तरीके से निकालते हैं अभी अपन ने चर्चा भी की है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। और वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सभी साथी क्लास को दबाकर एक बार लाइक शेयर कमेंट करने वाला कार्यक्रम कर दें। राजस्थान जी के बुक, हाँ अभी बताएंगे भागीरथ जी, एक बार पहले अपन चर्चा कर लेते। तो देखिए, वर्ग की बात करूं तो अब मैं वर्ग की परिभाषा की बात करता हूं। वर्ग की परिभाषा ये नहीं है कि आप इस तरीके से रटे लगा लेते हैं, नहीं नहीं साहब, आपको सिर्फ और सिर्फ इनके यानी एक फैक्ट पता होना चाहिए, सीधी भाषा में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि वर्गाकार जो आकृति होती है इस तरीके से आपने बता दिया। ठीक है, आप क्या कहते हैं कि सर यदि ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी। ठीक है, क्या यहां तक मैं ये मान लूं, क्या मैं यहां तक ये मान सकता हूं क्या कि ये वर्ग है? आप कहेंगे नहीं नहीं सर, यहां तक तो आप नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि सर इसका प्रत्येक कोण क्या हो, प्रत्येक कोण आपका क्या नहीं हो जाए 90 डिग्री यानी 90 डिग्री समकोण ना हो जाए, तब तक साथियों क्या नहीं हो सकता, ये वर्ग नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता साथियों? वर्ग नहीं हो सकता। शिव शक्ति जी हर हर महादेव। तो देखिए साथियों, यानी ये क्या है, वर्गाकार आकृति है, और इसका प्रत्येक कोण बताओ कितना है, 90 डिग्री यानी समकोण है। तो परिभाषा क्या होगा, परिभाषा क्या होगी, यानी एक ऐसा चतुर्भुज, बताओ ये चतुर्भुज है या नहीं, यानी इसकी चार भुजाएं। चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण समकोण हो, तो बताओ साथियों वो आकृति क्या कहलाएगी, आपकी वर्ग कहलाएगी। देखिए, अब परिभाषा क्या लिखूंगा, यदि इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं, इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं, तो ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी जिसकी प्रत्येक भुजा, जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, प्रत्येक भुजा समान हो, समान हो, एवं एवं प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण कितना हो साथियों, 90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, या फिर साथियों प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, तो वह आकृति या फिर वह चतुर्भुज आपका वर्ग कहलाएगा। वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा, आपका वर्ग कहलाएगा। ठीक है, हाँ दीपक कुमार जी आपको भी नमस्कार। अब देखिए साथियों, आगे चर्चा करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साथियों भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। जैसे आयत का करूंगा तो क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर आप इसको लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो क्या लिख सकता हूं साथियों, भुजा का स्क्वायर। अब यदि मैं परिमाप की बात करूं, तो अभी अभी इसके परिमाप की बात कर रहा था। परिमाप की बात करूं तो कैसे, एक भुजा और एक ये भुजा, दो भुजा हो गई, एक इस भुजा को ऐड करूंगा, यानी चारों भुजाओं का योग ही तो होता है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी भुजा का मान मैंने यहाँ पे ए मान लिया, ए इस तरीके से माना कि यानी चारों भुजाओं का ए मान लिया। कारण ये है कि बताओ चारों को ए क्यों मान रहा हूं, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं साथियों क्या होती हैं, समान होती हैं। यहाँ पे ए बी सी डी से वर्ग को मैं प्रदर्शित कर देता हूं। तो यहाँ पर बात करें तो बताइए साथियों परिमाप कितना होगा, आप कहेंगे सर 4a, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 इंटू भुजा। तो ये लीजिए परिमाप बोलो क्या हो गया साथियों, 4 इंटू भुजा। ये 4 इंटू भुजा कैसे निकल कर आया,
ये मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं साथियों आयत के विकर्ण की चर्चा करते हैं, डायगोनल की चर्चा करते हैं। आइए जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो साथी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करें आगे, आइए अब चर्चा करते हैं आयत के विकर्ण की चर्चा करते हैं, विकर्ण की, वो वर्ग के विकर्ण की चर्चा करते हैं, विकर्ण की चर्चा करते हैं, डायगोनल की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं साथियों? डायगोनल की। अब आपने इस तरीके से याद किया होगा कि वर्ग का विकर्ण होता है वो रूट 2 गुणा भुजा होता है, रूट 2 गुणा भुजा होता है। लेकिन कैसे होता है ये देखिएगा साथियों, कैसे होता है ये देखिएगा। तो देखिए ये हो गया साथियों आपका वर्ग, ये हो गया वर्ग। मैं ए बी सी और डी से इसको दर्शा देता हूं और इसका प्रत्येक कोण क्या है साथियों? 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री। नोट्स बनाएंगे, अच्छा कोई बात नहीं, नोट्स बनाते रहो। शिवम कुमार शर्मा जी, सर ऐप की क्लास और यूट्यूब की क्लास में अंतर नहीं समझा, नहीं मैं आपकी। तो देखिए यहां पे ए बी सी डी मैंने प्रदर्शित कर दिया, ए बी सी डी कर दिया, और प्रत्येक कोण बताओ क्या है? 90 डिग्री है। बोलो साथियों प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। अब जब आपको विकर्ण निकालना हो, डायगोनल निकालना हो, यानी वर्ग का जब आपको विकर्ण ज्ञात करना हो तो किस तरीके से करेंगे? तो देखो जब आपको वर्ग का विकर्ण निकालना है तो आपने एक नाम सुना होगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय किस पे अप्लाई होती है दोस्तों? समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होती है। किसके ऊपर होती है? समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होती है। पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू होती है? पाइथागोरस प्रमेय सदैव समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल पे लागू होती है। अब देखिए साथियों, अब देखिए सभी के मैं कमेंट पढ़ रहा हूं साथ साथ में। तो अब देखिए मैं विकर्ण की बात कर रहा हूं, ये विकर्ण है इसके, ये विकर्ण, कोई भी एक विकर्ण ले लीजिए, जैसे मैं AC निकाल देता हूं। अब आपको पता है कि वर्ग के विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और वर्ग के विकर्ण होते हैं वो यानी लंब होते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं, और वर्ग के विकर्ण लंब होने के साथ साथ में समद्विभाजक होते हैं। तो ये इस प्रकार की जो भी इसकी बेसिक जानकारी है ना, वो अपन एक अलग तरीके से ज्यामिति का अपना जो चैप्टर लेके चलने वाले हैं उसके अंदर सारे जितने भी अपने वर्ग, आयत, ट्राइंगल और जितने भी अपने चतुर्भुज हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो वर्त है, इनकी सारी की सारी बेसिक अपन एक ज्यामिति वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। क्षेत्रमिति के अंदर अभी अपन क्षेत्रफल एवं परिमाप संबंधी, तो ये लंब समद्विभाजक हैं, बराबर हैं, तो ये चर्चा सारी की सारी आगे अपन किसके अंदर करने वाले हैं? इसके अंदर, यानी वो जो चर्चा करने वाले वो कहां करेंगे साथियों? ज्यामिति वाले पार्ट में चर्चा करेंगे। तो अब देखिए साथियों यहां पर जब मैं बात करूं, अभी मैं एक ले लेता हूं डायगोनल, पता है दोनों बराबर है। देखिए ये लीजिए साथियों, मैं एक ले लेता हूं, ये ले लीजिए, AC ले लेता हूं, ये लीजिए AC। जब आपको AC का मान निकालना है तो एक बार देखिएगा साथियों कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से, ये, तो बताओ ये साथियों ये क्या है? ये क्या है आपका? ये है आपका समकोण त्रिभुज। बोलो क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या हो गया साथियों? समकोण त्रिभुज हो गया। आप और YouTube की क्लास में कुछ कम ज़्यादा, अच्छा मनोज जी बाद में ये चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है, पहले अपने क्लास के अंदर एकदम से रुचि बनाए रखे, ठीक है। तो देखिए साथियों ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब मैं ये बोल देता हूं कि ये तो क्या हो गया? कर्ण, क्योंकि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर जो जिस दिशा में समकोण बनता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, और इसको लंब नाम दे दिया, और बताओ ये क्या हो गई? आपकी आधार। तो आपकी पाइथागोरस प्रमेय साथियों क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज के अंदर लंब भुजा के वर्ग व आधार भुजा के वर्गों के योग के बराबर क्या होता है? कर्ण भुजा के वर्ग का मान बराबर होता है। यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है साथियों? कर्ण स्क्वायर होता है। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। तो अब देखिए साथियों यहां पे आपको किसका मान चाहिए? कर्ण। यहां पे देखो ये कर्ण है, यही तो साथियों आपका डायगोनल है इस वर्ग का, इस वर्ग का यही तो है। यानी इस समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज की जो कर्ण भुजा है वो इस ABCD वर्ग की, ABCD वर्ग की विकर्णी तो है। ABCD की क्या है? वर्ग की, तो वर्ग की विकर्णी तो है।
तो आपको यानी कहने का अर्थ तात्पर्य ये है कि कर्ण का मान निकाल दो, वही किसका होगा, विकर्ण का मान। मैं एक काम करता हूं, इस भुजा को ए से प्रदर्शित कर देता हूं, इसको भी स्मॉल ए से कर देता हूं, इसको भी स्मॉल ए से कर देता हूं, इसको भी स्मॉल ए से कर देता हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आधार का मान क्या है साथियों, ए है, तो ये लीजिए आधार का मान ए स्क्वायर कर दिया, लंब का मान भी क्या है, ए है, ऊपर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर दिया, प्लस बराबर कर्ण का आपको मान चाहिए तो ये लीजिए साहब कर्ण स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां से बोलो क्या आ गया साथियों, 2a² बराबर बोलो क्या आ गया, कर्ण स्क्वायर आ गया। आपको किसका मान चाहिए साथियों, कर्ण का मान चाहिए, ये लीजिए साथियों कर्ण का मान चाहिए, तो ये लीजिए ये अंडर रूट लगा दिया, यहां से स्क्वायर हटा दो और बोलो अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, 2a² आ गया। अब देखिए साथियों ये 2 है तो इसको तो मैं √2 लिख देता हूं, अंडर रूट के अंदर 2 है, और ये जो a² है इसको रूट से बाहर निकालूंगा, a आ जाएगा। तो बताओ कर्ण का मान आपका साथियों कितना निकल कर आ गया, √2a आ गया। बोलो क्या आ गया, √2a आ गया। तो बताओ यही क्या है, आपका विकर्ण है, यही क्या है, विकर्ण। तो आपको किसी भी प्रकार से इस तरीके से रटने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। तो बताइए साथियों जो वर्ग का विकर्ण होता है, जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, उसका मान कितना होता है साथियों, √2 गुणा भुजा होता है, √2 गुणा भुजा होता है। मतलब सर यूट्यूब और ऐप में डिफरेंस करते हैं, अरे नहीं अंजलि मेघवंशी जी, अच्छे तरीके से अपन तो शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग के क्षेत्रफल की बात आपने तो कर ली कि भुजा स्क्वायर होता है, क्या मैं ये कहूं कि विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 भी होता है क्या, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 भी होता है क्या? तो एक बार बताएं आप कि ये होता है या नहीं होता है, y और n लिखकर बताएं। यदि होता है तो आप यस लिखकर बताएं और नहीं होता है तो आप नो लिखकर बताएं। y और n में कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं। बिल्कुल दीपक कुमार जी, बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं और अपना सेशन भी कंटिन्यू चल रहा है। तो बताइए, एक बार कमेंट करके बताएं मेरे को, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है या नहीं होता है। बिल्कुल सभी साथी लोगों के यस आ रहे हैं, यानी किस तरीके से बना है ये। अब आप ये सोचकर इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि सर इसको याद करें क्या, नहीं भाई साहब, किसी भी प्रकार से इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए मैं आगे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूं और वहां अपन चर्चा करते हैं कि इसको अलग से बिल्कुल सभी साथी लोगों के यस यस आ रहे हैं। अब मैं ये भी बताऊंगा कि इसको याद करने की आवश्यकता है क्या। आप लोग क्या करते हैं, आपको ये क्षेत्रफल दिया कि बोले कि विकर्ण दिया गया हो ना, तब वर्ग का क्षेत्रफल याद करना, ये लो साफ सीधा आ गया, ऐसे बोलेंगे। जबकि ये क्या है, ये है क्या दोस्तों, ये यही है कि आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चर्चा कर लेता हूं डिटेल से। देखिए मैंने वर्ग का क्षेत्रफल आपको क्या बताया, वर्ग का क्षेत्रफल अभी अभी क्या बताया साथियों, अभी अभी मैंने ये बताया है कि विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये मैंने अभी बताया है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि इसको किसी भी प्रकार से आपको रटने की, याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पहले से पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल साथियों क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होता है, आप तो इतना ही ध्यान में रखें। अब आप कहेंगे नहीं नहीं गुरुजी, यदि क्षेत्रफल वो विकर्ण दिया गया तो देखो, आपको ये कहा गया, क्वेश्चन ले लेता हूं एक साथ में, कि वर्ग के विकर्ण का मान, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बताओ, आपसे क्या पूछ लिया, क्षेत्रफल बताओ। अब आप क्या करेंगे, आप खुश हो जाएंगे कि ये लीजिए वर्ग का विकर्ण दिया गया है, और हम तो जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, आपको पहले से वर्ग का क्षेत्रफल पता है, भुजा इंटू भुजा, आपको परिमाप भी पता है 4 इंटू भुजा, और आपने वर्ग का विकर्ण निकालना भी सीख लिया। किससे निकाल लिया साथियों, कि आप ये जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होती है, तो आपने ये कह दिया कि सर हम तो रट्टे नहीं लगा रहे हैं कि वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा होता है, हम तो सर निकालना सीखते हैं, हम तो लॉजिकल तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, हमने किसी भी प्रकार से रट्टे नहीं लगाए। लेकिन यहाँ आने के बाद आपने रट्टे लगा लिए रट्टे कि वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया गया हो ना, यानी बहुत सारे विद्यार्थी इस तरीके से करते हैं कि जब प्रश्न में वर्ग के विकर्ण का मान दिया गया हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण बटे 2, यानी विकर्ण की स्क्वायर बटे 2 होता है, ऐसे रट्टे लगाते हैं। अब देखो कहीं भी रट्टे लगाने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि आप खुश जरूर होंगे कि सर इसमें सीधा ही रख दो ना, मैं कहूंगा लो जी बिल्कुल रख दो, विकर्ण का मान 10√2 है,
10√2 है, स्क्वायर कर दो बटे 2 कर दो, आप बड़े खुश नजर आएंगे कि सर 10√2 इंटू 10√2 बटे सर 2 हो गया, √2 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करने वाला, इस 2 से काट दिया। आप कहेंगे सर ये लीजिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, हमने बहुत जल्दी से निकाल दिया। और हमने किस तरीके से जल्दी से निकाल लिया कि सर हमने रट रखा था कि वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया गया तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको ये अलग से रटने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया गया, वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है। आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछे, परिमाप पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है, तो देखो यहां से तो आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है, लेकिन परिमाप पूछता तो आपको तरीका मैं बताऊंगा, अब जो बताऊंगा वही तरीका काम में लेना पड़ता। तो आपने सिर्फ क्षेत्रफल के लिए रटे लगाए। क्यों रटे लगा रहे हो? यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि विकर्ण बराबर कितना है साथियों, विकर्ण बराबर कितना है, 10√2 सेंटीमीटर है, यही तो कह रहा है। सिर्फ मैंने जो पर्सन के अंदर दिया गया वो का वो नीचे लिख दिया। अब आगे आप ये बताओ विकर्ण क्या होता है। आपने अभी अभी पढ़ा है कि जो वर्ग का विकर्ण होता है वो कितना होता है, √2 इंटू भुजा होता है। मैंने विकर्ण की जगह ये रख दिया, बराबर मैंने साथियों क्या रख दिया, 10√2। ये √2 यहाँ से हटाएंगे, इसके बट्टे में जाएगा तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। भुजा का मान आपने साथियों कितना निकाल लिया, 10। अब चाहे आपसे परिमाप पूछे, चाहे आपसे क्या पूछे, चाहे आपसे परिमाप पूछे, चाहे क्षेत्रफल पूछे, आप तो कुछ भी निकाल देंगे। आपसे यहाँ से क्या पूछ रहा है साथियों, यदि वो परिमाप पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है तो 10 इंटू 4 बोलो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। यानी 10 भुजा है, वो भुजा का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और 4 भुजाएं हैं तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40 हो गए। क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, आप जानते हैं कि सर भुजा स्क्वायर होता है 10 इंटू 10 बोलो कितना हो, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि आप यदि ये रटे लगाते ना तो यहां से सिर्फ और सिर्फ आप क्षेत्रफल निकाल पाते, लेकिन यहां से साथियों परिमाप यदि आपसे पूछ लेता तो आपको कौन सा तरीका अपनाना पड़ता, ये तरीका आपको अपनाना पड़ता। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि इसको आप छोड़ ही दो ना, इसको छोड़ दो, साइड में कर दो, आप तो सीधे इसी तरीके से। तो अच्छे तरीके से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी अपन बेसिक चर्चा कर रहे हैं इसकी, बाद में बढ़ेंगे क्वेश्चनों की तरफ। आपके अच्छे तरीके से अपने जहन में, अपने दिमाग में, दिल में अच्छे तरीके से बैठ जाना चाहिए कि इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, रटने की नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने की होती हैं। हाँ 2 4 5 सूत्र ऐसे सीधे कर लिए याद, लेकिन बहुत सारे जो आपके सूत्र होते हैं वो आपको यानी अपने जहन में अच्छे तरीके से उनके ऊपर आपकी समझ विकसित होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए एक बात करता हूं कि एक वर्ग के अंदर वर्त हो और एक वर्ग के बाहर वर्त हो तो उनका संबंध किस तरीके से बनता है। समझ में कौन नहीं आयो, कौन सा कौन आयो, भागीरथ जी बताओ, समझ में कौन सी चीजें समझ में नहीं आई, बताओ एक बार। दीपक कुमार जी आपको भी प्यार भरा नमस्कार। भागीरथ जी बताओ एक बार, मेरे को कमेंट करके बताएं मैंने क्या बताया। मैंने तो ये बताया कि आपको ये अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब क्वेश्चन आता है कि वर्ग का विकर्ण आपको 10√2 सेंटीमीटर दिया गया, आपसे एरिया पूछे और यानी क्षेत्रफल एवं परिमाप पूछे, तो आपको कहीं भी ये सूत्र काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। आप तो वर्ग के विकर्ण बराबर 10√2 ऐसे लिखा, आप तो भुजा का मान निकाल लो। जब आपके पास भुजा का मान आ जाएगा, जब आपके पास भुजा का मान आ जाएगा साथियों, तो आप परिमाप भी निकाल देंगे, क्षेत्रफल भी निकाल देंगे। तो मैंने क्या किया, विकर्ण बराबर 10√2 रखा, विकर्ण का मान अभी अभी अपन ने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला था भागीरथ जी। तो बताओ विकर्ण का मान निकाला था कितना, √2 इंटू भुजा बराबर 10√2 दिया गया। √2 से √2 कैंसिल आउट हो, भुजा का मान 10 आ गया। यहाँ से आपने क्षेत्रफल निकाल दिया और यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, परिमाप निकाल दिया, अपना सीधा सा क्लियर हो गया मामला। अब देखिए साथियों आगे, आप सभी साथी लोगों के मैं कमेंट इधर देख पा रहा हूँ, मोबाइल के अंदर आपके कमेंट देख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए साहब आगे बढ़ते हैं, आइए। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो भी ले लीजिएगा एक बार, बाद में आप कहेंगे कि सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं, आइए साथियों आगे अपनी चर्चा करते हैं। आइए आगे साथियों अपन चर्चा करते हैं आज की सेशन में कि एक वर्ग है, ठीक है, और एक वर्ग के अंदर वर्त बना हुआ है, अंदर वर्त, अंदर वर्त, और एक वर्ग के बाहर वर्त बना हुआ, तो किस तरीके से इनका आपस में संबंध होता है, रिलेशन क्या होता है। बाहर वर्त, दोनों चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझना है।
जब वर्ग के अंदर वर्त बना हुआ होता है तो अपन बोलते हैं इस वर्त को अंतःवर्त। क्या बोलते हैं? अंतःवर्त। अंतः का मतलब अंदर। जब वर्ग के बाहर वर्त बना हो इसको अपन क्या बोलते हैं? परिवर्त। मैं अभी आपको जो चीजें आपने पहले सीखी हैं उन्हीं को जोड़ते हुए ये चीजें बताने वाला हूं। कोई अलग से कुछ भी काम में नहीं लेने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको चीजों को समझना है, चीजों के ऊपर समझ विकसित करनी है। देखो, ये हो गया आपका वर्ग, ये हो गया आपका वर्ग। ये लीजिए, यहां भी मैं एक वर्ग बना देता हूं। ठीक है। प्रत्येक कोण साथियों इसका कितना है? 90 डिग्री है। दर्शा देता हूं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये दर्शा दिया। इसको भी मैं ए बी सी और डी से दर्शा देता हूं। इसको भी मैं ए बी सी डी से दर्शा देता हूं। और इनकी प्रत्येक भुजा साथियों क्या है? ए है। प्रत्येक साथियों क्या है? भुजा इसकी ए है। अच्छा, हाँ मेन लॉर्ड जी, अपन संस्कृत सरस्वती के ऊपर ही लाइव रहेंगे। अब अपने कंटिन्यू इसी के ऊपर लाइव रहेंगे। ठीक है। अब देखिए साथियों, अब मैं बात करता हूं कि बात जब मैं अब चर्चा करूंगा, अब मैं चर्चा करूंगा अंतःवर्त की। तो वर्ग के अंदर इस तरीके से वर्त बना हुआ है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो समझ लेना, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर भी अपना काम चल गया। और परिवर्त यानी बाहर वर्त हो इस तरीके से, ये हो गया वर्त। ठीक है, बन गया। अब अपन बात ये करते हैं, अब देखो दोनों डायग्राम तो आपके समझ में आ गए। अनिल शर्मा जी क्या बता रहे हैं? हाँ बाह्य वर्त, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य वर्त बोले या परिवर्त बोले, कोई दिक्कत नहीं है अनिल शर्मा जी। तो देखिए साथियों, ये बताओ क्या हो गया? अंतःवर्त हो गया। ये बताओ क्या हो गया? आपका परिवर्त हो गया। अब पहले मैं इसकी चर्चा करता हूं। आपके सामने दोनों के दोनों डायग्राम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं और आप ये समझ भी चुके हैं कि ये होता है अंतःवर्त और ये बताओ क्या हो गया? परिवर्त हो गया। अब साथियों मैं चर्चा करता हूं पहले इसकी। अब करना क्या है, यानी वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा ए मान लेता हूं। ठीक है, वर्ग की भुजा ए मान रहा हूं। इनके अंदर संबंध इसमें क्या होगा और इसमें क्या संबंध होगा? ठीक है, सीधा सा कंसेप्ट है, कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सा कंसेप्ट है। सिर्फ और सिर्फ आप मेरे साथ 2 मिनट जुड़े रहें। अगले 2 मिनट तक आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, कहीं भी दुविधा नहीं होने वाली है। तो देखिए साथियों, मैं ये कहता हूं कि क्या यहां से मैं यहां तक इस तरीके से इसको मिलाऊं तो बताओ ये वर्त का आपको क्या दिखाई दे रहा है? वर्त का क्या दिखाई दे रहा है यहां से लेकर यहां तक? देखिए, यहां से लेकर यहां तक कमेंट करके बताएं कि वर्त का ये क्या है। वर्त की त्रिज्या है या व्यास? तो आप सबको पता है कि सर ये तो वर्त का व्यास है, वर्त का व्यास। वर्त की त्रिज्या मैं आर कर देता हूं। ठीक है, वर्त की त्रिज्या मैं भी क्या ले रहा हूं? आर ले रहा हूं। और वर्ग की भुजा ए ले रहा हूं। ठीक है, वर्ग की भुजा में ए ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है साथियों, वर्ग की भुजा और वर्त में मैं सीधा सा संबंध बता दूंगा। बाद में अपना इसके आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर और भी बढ़िया तरीके से मजा आएगा। सभी साथी व्यास व्यास बता रहे हैं, इसका मतलब डायमीटर है। अब देखिए, यहां से लेकर यदि मैं बात करूं इस सी डी की, तो ये सी डी भुजा क्या है? वर्ग की भुजा है। तो ये भुजा जब ए है और यहां से लेकर यहां तक, यहां से देखो एक मेरे मार्कर की तरफ ध्यान रखना, यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी और यहां से लेकर यहां तक ये बराबरी तो होगी। तो क्या आप इस डायग्राम को देखकर ये कह सकते हैं क्या कि सर वर्ग की भुजा ए है और इधर बताओ ये क्या है? वर्त का व्यास है 2r, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। बात समझ में आ गई क्या? यदि आपके इतनी बात समझ में आ गई है तो आपको चाहे वर्त की त्रिज्या दे दे, इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछ ले, आप तुरंत निकाल देंगे। एक बार यस करके बताएं यदि समझ में आ गए तो यस, और समझ में नहीं आया है तो आप नो कमेंट करके मेरे को तुरंत अभी बताएं। हाँ बिल्कुल गुड्डू जी, जब आप जीवा की बात कर रहे हैं तो वर्त का व्यास होता है वो सबसे बड़ी वर्त की जीवा होती है। ठीक है, ये भी अपन आगे ज्यामिति के अंदर अच्छे तरीके से वर्त के बारे में चर्चा करने वाले तब करेंगे। देखिए, तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि जब वर्ग के अंदर, यानी मैं शब्दों के अंदर बोलूं तो जब वर्ग के अंदर वर्त बनता है तो उस वर्त की त्रिज्या, उस वर्त की त्रिज्या भुजा की आधी होती है। वर्त की त्रिज्या में क्या बोल रहा हूं? भुजा की आधी होती है।
कैसे? जब वर्त की त्रिज्या यहाँ आर निकालते हो तो ये इसके a/2 आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। लेकिन आपको इसी तरीके से किसी भी प्रकार से रटे लगाने की आवश्यकता नहीं। आप तो इस डायग्राम को देखकर क्या कहेंगे कि इस वर्त का व्यास और वर्ग की भुजा आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। तो देखिए यहां पे ये एक लाइन लिख रहा हूं, ये लाइन यदि आपके समझ में आ गई है तो कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। बताओ इसके अंदर क्या है? वर्त का व्यास, वर्त का व्यास, यानी इसके अंदर क्या है? वर्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है। क्योंकि सीधा सा दिखाई दे रहा है कि यहां से लेकर यहां तक ये वर्ग का व्यास हो गया, यहां से लेकर यहां तक ये वर्ग की भुजा हो गई, दोनों के दोनों साथियों क्या हो गए? बराबर हो गए। हाँ, सभी साथी लोगों के अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया कि वर्ग की भुजा a है, वर्ग का व्यास 2r हो गया, ये दोनों बराबर है। ठीक है, यहां से क्या होगा साथियों? क्वेश्चन की थोड़ी सी भाषा बता देता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन आएगा कि एक 7 सेंटीमीटर भुजा के, एक 7 सेंटीमीटर भुजा के, या फिर बोल दूं कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा के, 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक अंतःवर्त बना हुआ है, वर्ग में एक अंतःवर्त बना हुआ है। तो उस अंतःवर्त का क्षेत्रफल बताओ, उस अंतःवर्त की परिधि बताओ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, आगे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी वर्त की त्रिज्या दे देगा, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ सकता है, वर्ग का परिमाप पूछ सकता है, वर्ग की भुजा दे देगा या फिर इस वर्ग का क्षेत्रफल दे देगा, और इस वर्त का क्षेत्रफल पूछ लेगा, इस वर्त की त्रिज्या पूछ लेगा, इस वर्त का वो परिधि पूछ लेगा। ठीक है, जो भी है, यानी वर्त का कुछ ना कुछ दिया जाएगा, वर्ग का कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। बात यही है सीधे शब्दों में। अब देखिए साहब, अब देखिए, अब आगे इसमें चर्चा करते हैं। ये क्या है साथियों? वर्ग के अंदर, यानी वर्ग के बाहर वर्त है, यानी परिवर्त बना हुआ है। तो अब मैं यदि आपसे कहूं कि बताओ साथियों, इस वर्ग के अंदर, आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि इस वर्त का व्यास क्या होगा? इस वर्त का व्यास बता दो, एक बार बताओ, कमेंट करके बताएं। सभी साथियों के मैं कमेंट देख रहा हूं। इस वर्त का व्यास क्या रहने वाला है? इस वर्त का व्यास क्या रहने वाला है? बताओ, वर्त का व्यास बताओ, कमेंट करके बताएं मेरे को इस वर्त का, यानी इसमें वर्त का व्यास, वर्त का व्यास, वर्त का व्यास वर्ग की भुजा या फिर विकीर्ण के बराबर होगा? बताओ मेरे को, बराबर बताइए। ये जो आपको ब्लैंक खालिस्तान दिखाई दे रहा है, वर्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है या फिर विकर्ण के बराबर, साइड के बराबर होगा या फिर डायगोनल के बराबर होगा? कमेंट करके बताएं। महेंद्र लोर जी बिल्कुल सही बोले, आप बिल्कुल सही बोले हैं कि इस जो वर्त का व्यास है वो वर्ग के क्या होगा? वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। यानी यदि आप बात करें वर्ग की भुजा की, तो ये तो हो नहीं सकता। आप कहेंगे सर ये है ना, ये इस तरीके से, चाहे एसी हो चाहे बीडी हो, एसी हो चाहे बीडी हो, तो ये क्या है? ये इस वर्त का तो व्यास है, लेकिन इस वर्ग का क्या है साथियों? विकर्ण है। इस वर्त का तो क्या है? ये व्यास है, लेकिन बताओ इस वर्ग का क्या है? यानी वर्ग के विकर्ण के, यानी डायगोनल के बराबर होता है। तो आप तो सीधा सीधा इस तरीके से लिख दे। बिल्कुल सभी साथी लोगों के एकदम सही कमेंट आ रहे हैं और एकदम सही तरीके से आप समझते जा रहे हैं। अनिल शर्मा जी आपका भी धन्यवाद, SK मेला जी आपका भी धन्यवाद, मोनिका सोलंकी जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, गुड्डू जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, नरसी राम चौधरी जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, वकीला खान जी अच्छा आपको भी सलाम, और शुक्लाल उपाध्याय जी भी बिल्कुल सही बता रहे हैं, विजेंद्र शुक्ला जी भी क्या बता रहे हैं? विजेंद्र शुक्ला जी देखो, अब देखिए साहब, यानी वर्त का व्यास क्या है? जब त्रिज्या इसकी r है, रेडियस r बोल दिया मैंने, तो बताओ व्यास क्या हो गया? 2r। ये 2r किसके बराबर होगा? वर्ग के विकर्ण के बराबर। तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा साथियों? यहाँ पे वर्ग का विकर्ण बता दो मेरे को क्या होता है? जब वर्ग की भुजा a है, तो अभी अभी अपन ने निकाला था कि वर्ग की भुजा जब a है तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2a होता है साथियों, √2a होता है। क्या मैंने ये सही लिखा है? क्या मैंने लिखा है कि वर्त का व्यास 2r हो गया, और वर्त का व्यास 2r हो गया, वर्ग के विकर्ण के बराबर, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a होता है, √2a होता है। अब आपको तो सिर्फ और सिर्फ ये इतनी बात ध्यान में रखनी है, न कि आपको इस तरीके से कि सर r का मान होता है वो √2a/2 होता है, इसको और आगे सोल्व किया जाए तो √2a लिख दिया, इस 2 को √2 × √2 लिख दिया, इसको इससे काट दिया, सर r बराबर a/√2 होता है।
आपको ऐसी प्रक्रिया ध्यान में नहीं रखनी है। हालांकि ये है सही, लेकिन आपको ये सारा का सारा मामला ध्यान में नहीं रखना है, न आपको इस प्रकार के किसी भी प्रकार के रट्टे लगाने हैं साथियों। तो सिर्फ और सिर्फ साथियों आपको ये कितना ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि जब वर्ग के अंदर वर्त बना हुआ हो, जब वर्ग के अंदर वर्त बना हुआ हो, तो बताओ वर्ग के अंदर जब वर्त बना हुआ होता है तो उस वर्त का व्यास, उस वर्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होता है। और जब वर्ग के बाहर वर्त बना होता है यानी परिवर्त हो, तो उस समय वर्ग का विकिरण होता है वो वर्त के व्यास के बराबर होता है। यदि आपके जहन में और आपके दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से बैठ गई है तो मेरा पढ़ाना सफल है, आपका पढ़ना भी सफल है साथियों। परिभाषा दोबारा समझाओ गुरुजी। किसकी परिभाषा बताएं यूनिक रोहित मोर्दा जी, मेरे को एक बार बताओ। 2r कैसे आया? देखिए अनीता कशवा जी आप ये बता रहे हैं 2r कैसे आया। एक बात बताओ, ये वर्त का क्या है? व्यास। और वर्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। ये r है, ये r है, मैंने 2r लिख दिया। ये बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है? जब मैंने इस तरीके से ये लाइन खींची है जो डायगोनल को प्रदर्शित कर रही है, तो ये जो लाइन है ये दो बातें एक साथ बता रही है। ये लाइन ये कह रही है कि मैं वर्ग का विकिरण हूं, ये लाइन ये कह रही है कि मैं इस वर्त का व्यास हूं। बस वही। एक बार फिर देखिए दोबारा, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे दोबारा आगे बताता हूँ, एक बिंदु और बताता हूँ। देखिए आइए, मैंने अभी किसकी चर्चा की है साथियों? मैंने अभी चर्चा की है अंतःवर्त की, यानी ये वर्ग बना हुआ है इस तरीके से। ये वर्ग मैंने दो बना दी, ठीक है, इस तरह के जितने जैसे भी बन रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ समझना है। ये बन गया इस तरीके से, ठीक है। ये लीजिए साथियों, इस तरीके से बना दिया। तो देखो एक कॉमन लाइन खींच रहा हूं मैं इसमें। कॉमन लाइन क्या है साथियों? कॉमन लाइन मेरी ये है। देखिए कॉमन लाइन ये है कि इसमें ये लाइन जब मैं खींच रहा हूं ना, तो ये लाइन आपको क्या प्रदर्शित करती है? ये लाइन ये कहती है कि मैं इस वर्त का व्यास हूं, मैं इस वर्ग की भुजा हूं। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक मान, यहां से लेकर यहां तक मान तो है तो बराबर ही। तो बताओ ये क्या है? जब अंतःवर्त की, सर आपने कई दिनों में क्लास ली है जी, कोई बात नहीं है, अपने संस्कार सरस्वती के ऊपर काफी दिनों के बाद क्लास आई, कोई टेक्निकल इश्यू होने के कारण। रोज आती है लाइव क्लास, बिल्कुल आती है। देखो वकीला खान जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। बिंदु बताइए आप मेरे को, कौन सा बिंदु आप साथी लोगों के समझ में नहीं आया? तो देखिए इस वर्त का ये व्यास है और इस वर्ग की ये क्या है? भुजा है। तो मैंने क्या कहा? वर्त का व्यास ये 2r हो गया, वर्ग की भुजा a है, ये बराबर। यही तो लिखा है मैंने अंतःवर्त की चर्चा की तब। किसकी चर्चा की? अंतःवर्त की चर्चा की। और जब मैं परिवर्त की बात करता हूं, परिवर्त की बात करता हूं साथियों, तो आप ये कहेंगे सर ये जो आप लाइन इस तरीके से खींच रहे हैं, ये लाइन खींच रहे हैं, ये लाइन ये कहती है कि इस वर्त का मैं व्यास हूं, इस वर्त की मैं व्यास हूं और इस वर्ग का मैं विकिरण। ठीक है, एक ही लाइन दो बातें कह रही है, दो बातें कर रहे हैं। डीके एजुकेशन पर ली थी इतने दिन। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं। दिनेश कुमार मीना जी आपको भी नमस्कार, महेंद्र जी नमस्कार। तो देखिए साथियों ये बताओ ये लाइन आपको क्या कहती है? कि मैं 2r हूं। 2r किसकी? वर्त की। 2r का मतलब व्यास, डायमीटर, वर्त का व्यास। और वर्ग के संबंध में ये लाइन क्या कहती है? वर्ग के संबंध में ये लाइन कहती है कि मैं तो डायगोनल हूं इस वर्ग का। तो डायगोनल हूं इसका मतलब क्या हो गया? डायगोनल क्या होता है? √2 इंटू भुजा होता है। ये लीजिए मैंने संबंध बना दिया, सीधी सी बात है, सीधे और साफ शब्दों में। बाबू चौधरी जी आपको भी वेरी गुड इवनिंग। तो आज की अपनी क्लास यहीं तक रहती है। आज अपनी क्लास को यहाँ विराम दिया जाता है और कल के सेशन में अपन वर्ग संबंधी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अपना क्षेत्रमिति का जो टॉपिक है ये थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत शानदार शानदार गजब गजब के क्वेश्चन बनते हैं और अपन गजब गजब तरीके से और बढ़िया शानदार तरीके से अपन क्वेश्चनों को करते हैं। तो आज के इसी सेशन को अपन यहाँ से विराम देते हैं। और यदि कोई साथी गणित संबंधी, गणित लेवल फर्स्ट एवं लेवल सेकंड और गणित फाउंडेशन का कोर्स लेना चाहता है तो वो साथी डीके एजुकेशन बाय दिनेश कशवा, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कशवा मोबाइल ऐप डाउनलोड करे। डीके एजुकेशन बाय दिनेश कशवा मोबाइल ऐप डाउनलोड करे। दिनेश कशवा, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कशवा
प्ले स्टोर में जाके आप डीके एजुकेशन बाय दिनेश का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से आप रीट लेवल फर्स्ट एंड रीट लेवल सेकंड का ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। रीट लेवल फर्स्ट एंड रीट लेवल सेकंड का। और जो विद्यार्थी फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, गणित फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, यानी उसके अंदर सारे के सारे गणित के टॉपिक ही पढ़ने हैं, तो वो भी ये यहाँ से गणित फाउंडेशन नाम से भी इसमें कोर्स बना हुआ वो ले सकते हैं। और रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के अंदर अपनी शिक्षण विधियों की लाइव क्लास भी ऐप के अंदर रहती है। शिक्षण विधि की ऐप के अंदर अपनी लाइव क्लास रहती है, जिसका समय है 6:30 से 7:30 शाम को अपना ये लाइव सेशन रहता है ऐप के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। यदि आप अपनी तैयारी को और ही कम समय में बहुत शानदार तरीके से धार देना चाहते हैं तो डीके एजुकेशन बाय दिनेश का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और यहाँ से आप इस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं नाम मात्र के शुल्क में। ठीक है दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई में मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद। और कल मिलते हैं 8:15 पे। धन्यवाद दोस्तों।